सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बच्चों, कल हम लोगों ने थोड़ा सा शुरुआत किया था और मैंने आपको कल पॉपुलेशन के बारे में बताया था कि पॉपुलेशन क्या होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी। पॉपुलेशन फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, रियल हो सकती है और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दो तरह की पॉपुलेशंस और हो सकती हैं, जिसको बोलते हैं टारगेट पॉपुलेशन और एक को बोलते हैं सैम्पल्ड पॉपुलेशन। और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। और मैंने आपको बताया था कि टारगेट पॉपुलेशन कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जैसे अगर हमें एक रेंटेड हाउस पर सर्वे करना है किसी बड़े शहर के अंदर, तो जितनी भी फैमिलीज़ उस शहर के अंदर किराए पे रहती हैं, वो फैमिलीज़ की पॉपुलेशन है, दैट इज़ कॉल्ड टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन में नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपल निकालने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन का यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और हमें 20 का सैंपल लेना है, तो हमारे पास जो 100 है वो क्या हो गया, टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन जिस समय हम सैंपल ले रहे थे उस दिन केवल 80 बच्चे ही क्लास में आए, तो हम क्या हुआ, हम पूरी पॉपुलेशन में सैंपल नहीं ले पा रहे हैं। हम कितने में से ले पा रहे हैं, 80 में से ले पा रहे हैं आउट ऑफ 80। सो डेट 80 is our sampled population. So some families may not be interested to be included in the sample, or we may ignore some part of the target population to reduce the cost of study. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम सैंपल में आना ही नहीं चाहते हैं, तो टारगेट पॉपुलेशन का हिस्सा तो हैं लेकिन वो सैम्पल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं होते हैं। और कभी कभी हम लोग स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं या सर्वे की एजेंसीज होती हैं, वो अपने सर्वे की कॉस्ट को कम करने के लिए जो दूर दराज के इलाके होते हैं उनको इग्नोर भी कर देते हैं। तो उनको इग्नोर कर दिया, इसका मतलब वो किसी भी तरीके से सैंपल में तो आएंगे ही नहीं, बट दे आर अ पार्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। आप कह सकते हैं कि टारगेट पॉपुलेशन इज अ टोटल पॉपुलेशन, लेकिन सैंपल्ड पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिसमें से हम सैंपल को लेते हैं। अगर बाकी लोग जो सैंपल में आने के तैयार नहीं है या जिनको हमने बाहर कर दिया है, वो हमारे सैंपल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं होंगे। द पॉपुलेशन आउट ऑफ विच the sample is selected is called sampled population, और sometimes we call it studied population। जिसके ऊपर वास्तव में स्टडी किया गया है that is called sampled population, और you can say studied population। लेकिन जिसके ऊपर हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, उस पूरी पॉपुलेशन को बोलेंगे टारगेट पॉपुलेशन। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यदि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं और हमको 20 का सैंपल लेना है, तो 100 बच्चे जो हैं वो हमारे क्या हो गए, टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन अगर हमने 20 बच्चों को जानबूझ के हटा दिया या 20 बच्चे उस दिन एब्सेंट हो गए, तो जब हम सैंपल लेने बैठेंगे तो हमारे पास कितने बच्चे हैं सैंपल निकालने के लिए, 80। वो जो 80 हो गए, जो 80 बच्चे हो गए, डैट इज कॉल्ड आवर सैंपल्ड पॉपुलेशन, और यू कैन से स्टडीड पॉपुलेशन। नाउ अभी हम लोग बात कर रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ डेटा। एंड व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन। डेटा इज रॉ इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बता दूं, डेटा अपने आप में कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम। डेटम इज इट सिंगुलर वर्ड। एंड डेटा, डेटाज कोई वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लोग बोलते हैं हमने डेटाज इकट्ठा कर लिया, तो डेटाज कभी इकट्ठा नहीं होता है। डेटा जो वर्ड है वो अपने आप में ही बहुवचन है, वो अपने आप में ही कैसा है, प्लूरल है। तो आज हम लोग समझेंगे कि डेटा किस तरीके के होते हैं। आप कहेंगे साहब डेटा तो डेटा ही होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम इसको अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास दो तरह के एक टूल्स होता है, जिसको बोलते हैं हथौड़ी, है ना, हैमर बोलते हैं। अब हैमर का काम क्या होता है, पीटना। मान लीजिए एक हथौड़ा होता है लोहार के पास और एक हथौड़ा होता है सुनार के पास। दोनों का काम पीटने का है।
लेकिन अगर हम सोनार के हथौड़ी से लोहे को पीटना शुरू करेंगे तो हम लोहे को नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसे ही यदि हम लोहार के हथौड़े से सोने को पीट देंगे तो 2-4 ग्राम अगर सोना आपने लोहार के हथौड़े के नीचे रख दिया तो वो भाप बन के उड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपको ये नहीं पता है कि हम किसको पीटने जा रहे हैं, हम किस प्रकार के डेटा पर टूल्स लगाने जा रहे हैं, तो आपका टूल्स लगाना बेकार जाएगा। इसलिए किसी भी स्टैटिस्टिकल टूल को लगाने से पहले, किसी भी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेटा है वो किस प्रकार का है, क्योंकि डेटा के टाइप पर डिपेंड करेगा कि हम उस पर कौन से टूल्स लगाएंगे, हम उस पर कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, हम उस पर कौन सी थ्योरी को अप्लाई करेंगे। तो जो डेटा है उसका टाइप जानना बहुत ज़रूरी है और अधिकतर लोग इस बात को इग्नोर कर जाते हैं कि हमें क्या करना है, हमें तो अर्थमेटिक मीन निकालना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और हमें ग्राफ बनाने हैं और हम बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। तो आज हम लोग समझेंगे कि डेटा किस तरीके के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल। नाउ व्हाट इज दीज टू टर्म्स आर the qualitative characteristic of an individual which cannot be measured but only feel its presence or absence in an individual are called attributes. Qualitative, qualitative का मतलब हुआ गुणात्मक। यदि आप किसी भी इंडिविजुअल के किसी ऐसे गुण की बात कर रहे हैं, उसके किसी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उसके केवल प्रेजेंस को और एब्सेंस को फील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस, ऑनेस्टी। एक आदमी ऑनेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन कितना किलो, कितना मीटर, कितना लीटर, ये नहीं होगा। यू कांट मेजर ऑनेस्टी, यू कांट मेजर ब्यूटी, बट दे आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यदि आपके पास डेटा है कि हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से इतने बच्चे ईमानदार हैं, इतने बच्चे बेईमान हैं, तो आप उनकी ईमानदारी को नाप तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्लास के बच्चों में कितने परसेंट बच्चे ईमानदार हैं, कितने परसेंट बच्चे बेईमान हैं, कितने बच्चे सुंदर हैं, कितने बच्चे सुंदर नहीं हैं, कितने बच्चों का हेयर कलर ब्लैक है, कितने बच्चों का हेयर कलर वाइट है, कितने बच्चों का हेयर कलर ग्रे है, हम केवल उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन उनके उस एट्रीब्यूट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ऐसे एट्रीब्यूट्स को दोज हु आर क्वालिटेटिव इन नेचर आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। A population can divide it into two classes according to attributes. First, possessing the attribute and second, not possessing. हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम पूरी पॉपुलेशन को दो ग्रुप में बांट सकते हैं या दो क्लासेस में बांट सकते हैं। एक तो वो क्लास जो उस गुण को धारण करते हैं, एट्रीब्यूट फर्स्ट पॉसेसिंग इट, और दूसरे वो जो उसको धारण नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ और मैं बात करता हूँ ऑनेस्टी की, तो मैं एक क्लास उन बच्चों के बनाऊंगा, एक ग्रुप उन बच्चों का बना दूंगा जो ऑनेस्ट हैं और जो दूसरे ऑनेस्ट नहीं हैं। तो आपसे इतना कर सकते हैं, आप उस पर कोई और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट उस डेटा के ऊपर नहीं कर पाएंगे। और हम लोग आगे जा कर के थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अभी हम जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे वो एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ जान लिया है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुणात्मक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, केवल उसकी एब्सेंस या प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ऐसे किसी भी गुण को बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। इस प्रकार का डेटा इकट्ठा करेंगे, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। और इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए जो हमारे पास थियोरी है, दैट इज कॉल्ड थियोरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, और उसको हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे कि हाउ टू डील विद एट्रीब्यूट्स। अभी अगले 2 साल हम लोग सिर्फ बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो हम समझ लेते हैं व्हाट आर द वेरिएबल्स। The quantitative characteristic of an individual
which can be measured and can assume different values is called a variable. क्वांटिटेटिव, गणनात्मक, जिसको हम गिन सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल. और फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माई क्लास एंड दीज. आप हाइट नाप सकते हैं, आप वेट को नाप सकते हैं, आप नंबर ऑफ रूम्स को गिन सकते हैं एंड सो ऑन. सो दीज टाइप्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड वेरिएबल. द वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. द नंबर वन इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल एंड नंबर टू इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. अभी आपने एग्जाम्पल्स में आपको दिखा रहा था. एग्जाम्पल्स में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए मैंने? हाइट, वेट, नंबर ऑफ रूम्स. इसमें जो हाइट और वेट है दे आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ रूम्स इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. वो कैसे है वो हम समझते हैं. डिस्क्रीट वेरिएबल, a variable which can take only finite or denumerable values is called discrete variables. For example, number of rooms in a house, number of students in a class and so on. ऐसे variables जो केवल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ही ले सकते हैं दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल. जैसे नंबर ऑफ रूम्स है. नंबर ऑफ रूम कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Number of students, these all types of variables are called discrete variable. Now continuous क्या होते हैं? A variable which can assume all values within an interval or intervals is called a continuous variable. ऐसा कोई भी वेरिएबल जो एक इंटरवल या इंटरवल्स में किसी भी वैल्यू को ले सकता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. जैसे हाइट. अब हाइट जो है, अगर हम कहें हाइट किसी भी आदमी की अगर नाप रहे हैं तो वो 2 फुट से लेकर के 10 फीट तक हो सकती है. लेकिन अगर आप रियल लाइन नंबर पे देखें तो हाइट 2 से लेकर के 10 तक के बीच में किसी भी नंबर पे आ सकती है. आपने जैसे ऊपर मैंने कहा नंबर ऑफ रूम्स कौन कौन से क्या हो सकते हैं? 2, 3, 4. लेकिन 2.5 नहीं हो सकते, 2.6 नहीं हो सकते, या तो 2 होंगे या 3 होंगे. लेकिन हाइट जो है, वेट जो है, इट मे टेक एनी वैल्यू बिटवीन द इंटरवल 2 to 10, 2.6, 2.65, 2.653 एंड सो ऑन. सो इफ अ वेरिएबल कैन एज्यूम ऑल वैल्यूज विद इन इंटरवल और इंटरवल्स. अगर 2 अलग अलग इंटरवल्स हैं, आपने कोई ऐसा एट्रीब्यूट लिया जिसकी वैल्यू या तो होगी 2 से 4 के बीच में या होगी 8 से 10 के बीच में, तो 2 इंटरवल्स हो गए, 2 से 4, 8 से 10. लेकिन वो वेरिएबल इन दोनों इंटरवल्स में आने वाली किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकता है. तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. एक बात बस यहाँ ध्यान रखनी है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मतलब तो ये हुआ जो इंटीजर वैल्यूड होते हैं वो डिस्क्रीट हो गए और जो रियल होते हैं वो कॉन्टिन्यूस हो गए. ऐसा नहीं है. अगर मेरा एक ऐसा वेरिएबल है, मैं किसी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहा हूं जो केवल 4 वैल्यू ले सकता है, तो उसकी वैल्यू या तो हो सकती है 1.5 या 1.6, 1.7 और 1.8. तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? डिस्क्रीट. बिकॉज इट कैन टेक ओनली 4 वैल्यूज. इट कैन टेक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 4. मैं एक बात समझा दूं आप लोगों को. यदि आपका वेरिएबल केवल कुछ गिनती की वैल्यू ले सकता है, जैसे मैंने बताया कि एक वेरिएबल है वो हमारा केवल ले सकता है वैल्यूज 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5, तो इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. लेकिन यदि कोई वेरिएबल
2 से लेकर के 3 के बीच में आने वाले किसी भी नंबर को ले सकता है. नंबर मीन्स रियल नंबर. 2, 2.1, 2.2, 2.15, 2.125 and so on. If it can take any value, if it can assume any value within an interval, then it is called a continuous variable. इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा. अधिकतर जब इंटरव्यूज होते हैं, वाइवा होता है, जब बच्चे से पूछा जाता है कि अगर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 केवल ये 4 वैल्यूज कोई वेरिएबल ले सकता है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा, तो यू विल आंसर सर इट विल बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल बिकॉज इट कैन टेक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फॉर द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. और आगे जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग उस थ्योरी को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अगर हमारा वेरिएबल डिस्क्रीट है तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, अगर हमारा कॉन्टिन्यूस है तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, उनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर. इसीलिए हमें पहले से ही यहाँ पर क्लियर कर लेना होगा कि वेरिएबल हमारा डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है. पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस वेरिएबल पर डेटा कलेक्ट किया गया है वो वेरिएबल का नेचर कैसा है, टाइप कैसा है, वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है. नाउ अभी हमने देखा डेटा को क्लासिफाई करने का एक तरीका ये है कि डेटा एट्रीब्यूट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है, वो क्वांटिटेटिव हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है. एक और तरीका है डेटा को समझने का जिसको बोलते हैं मेजरमेंट. मेजरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मेजरमेंट का मतलब होता है इन मैनी एरियाज ऑफ साइंस वी टिपिकली असाइन नंबर्स टू वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट. आपसे ये पूछता है मेजरमेंट क्या होता है, आप बताएंगे कि मेजरमेंट एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी गुण को एक नंबर असाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मिस्टर ए की लंबाई 5.6 इंच है. व्हाट आई एम डूइंग, मैं उसका जो गुण है हाइट उसको एक नंबर असाइन कर रहा हूं विच इज कॉल्ड 5.6. मैंने कहा आपका वेट 40 kg है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका एक गुण है वेट, उसको एक नंबर असाइन कर रहा हूं 40. सो असाइनिंग अ नंबर टू एट्रीब्यूट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कॉल्ड मेजरमेंट. अगर आप गौर से सोचें तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष या किसी भी कॉन्सेप्ट के किसी भी गुण को नंबर असाइन कर देना इज कॉल्ड मेजरमेंट. स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर आपने मेजरमेंट किया कैसे. आपने जो नंबर असाइन किया है इस वेरिएबल को, वो नंबर आपने कैसे असाइन किया है, आपने किस स्केल का आपने इस्तेमाल किया है. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका मेजरमेंट आपने कैसे किया है तो आप प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और जब आप प्रॉपर टूल्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वही होगा लोहार का हथौड़ा, जब सोने पे पड़ेगा तो सोना भाप बन के उड़ जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल we can measure the height of a person by assigning the person a number based on the number of inches tall that person is. वो आदमी कितना लंबा है हम उतने इंचेस का एक नंबर उसको असाइन कर देंगे उसकी हाइट को, तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ हाइट. ओके. नाउ और we can measure the size of a city by assigning a city a number which is equal to the number of resident in that city. हमसे कहा गया भाई इस शहर में कितने लोग रहते हैं बताइए, उसको मेजर करिए. हम क्या करेंगे, जो काउंट होगा उसमें रहने वाले लोगों का वो काउंट वहाँ पे असाइन कर देंगे. हमने कहा साहब यहाँ पर 1,512 लोग रहते हैं, तो 1,512 क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया किसका, सिटी के साइज का. तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं 1,512 जो है वो एक नंबर है जो मैं उस सिटी के साइज को असाइन कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सिटी.
नाउ जो मेजरमेंट्स हैं उनके आधार पे हम डेटा के टाइप्स को डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि हमारा डेटा किस प्रकार से मेजरमेंट के हिसाब से या जिसको हम बोलते हैं स्केल्स के हिसाब से अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और हम उनको आज डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है मेजरमेंट का उसको बोलते हैं नॉमिनल, उसके बाद है ऑर्डिनल, उसके बाद है रेशियो, एंड द लास्ट वन इज इंटरवल। आप जब भी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स लगाने जाएंगे, चाहे वो आप किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप मैनुअल कर रहे हो, सबसे पहला काम आपको क्या देखना है, व्हाट इज आवर लेवल ऑफ मेजरमेंट और व्हाट इज आवर स्केल। अ स्केल मे बी नॉमिनल, इट मे बी ऑर्डिनल, इट मे बी रेशियो, or it may be interval, and we are a number of different tools and formula and theory for these all level of measurements। इन सारे अलग अलग लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग थियोरी है। तो आज हम नॉमिनल के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि नॉमिनल मेजरमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों, आप लोग देखा होगा कभी कभी आप लोग फॉर्म भरते हैं और उस फॉर्म में लिख के आता है कि जेंडर, और वहाँ लिखा होता है मेल फीमेल, और लिखा होता है अगर आप मेल हैं तो 0 लिखिए और फीमेल है तो 1 लिखिए। सो व्हाट आर डूइंग, आप अपने जेंडर को एक नंबर असाइन कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको नंबर क्या असाइन हो जाएगा, 0, और फीमेल है तो 1। या कहीं पे लिखा हुआ है कि यदि आप हाई स्कूल पास हैं तो 1 लिखिए, इंटर पास है 2 लिखिए, ग्रेजुएट है तो 3 लिखिए, एंड सो ऑन। या कहीं लिखा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदू तो 1, मुस्लिम 2, क्रिश्चियन 3 एंड 6 4। अगर सरदार है तो 4 नंबर लिखिए। तो इस प्रकार के जो असाइनिंग है, इस प्रकार की जो असाइनमेंट हैं, इस प्रकार के जो मेजरमेंट्स हैं, उन मेजरमेंट्स को बोलते हैं नॉमिनल मेजरमेंट्स। और इन्हें नॉमिनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज अ नॉमिनल मेजरमेंट स्केल इज यूज्ड फॉर वेरिएबल्स in which each participant or observation in the study must be placed into one mutually exclusive and exhaustive category। ये जो नॉमिनल मेजरमेंट्स हैं, इसमें जब हमने मेल को 0 दिया और फीमेल को 1 दिया, तो ये केवल नाम के लिए है। 0 केवल एक नाम है, मेल की जगह हमने क्या लिख देंगे, 0, और फीमेल की जगह 1। लेकिन हम इन 0 और 1 पर किसी भी प्रकार का कोई भी मैथमेटिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि मेरी क्लास में कितने मेल हैं, उसको 0 0 असाइन कर दिया, फीमेल को 1 1 कर दिया। आपसे पूछा किसी ने, बताइए एवरेज क्या है, तो आप जेंडर का एवरेज नहीं निकाल सकते हैं। क्या आपने कहा एक मेल एक फीमेल, तो 0 + 1/2 आ गया 0.5, तो हमारे पास जो जेंडर का एवरेज 0.5 हो गया। ऐसा नहीं होगा। ये आर ओनली नेम्स। तो आप अगर ऐसे मेजरमेंट्स कर रहे हैं, आप इस तरीके से नंबर साइन कर रहे हैं जो केवल नेम की तरीके से यूज़ होते हैं, जिनके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं कर सकते हैं, दीज टाइप ऑफ मेजरमेंट्स आर कॉल्ड नॉमिनल मेजरमेंट्स। हम तो इतना कर सकते हैं, और इनको कब यूज़ करते हैं, जब हमको पूरी पॉपुलेशन को इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक इंडिविजुअल, जितने भी लोग हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, उनको हम किसी ना किसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव कैटेगरी में रखेंगे। नाउ व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कैटेगरी। जैसे मान लीजिए मैंने बात किया मेल या फीमेल का, तो मेल और फीमेल दोनों कैसी क्लासेस हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों कॉमन नहीं है। जो मेल में आएगा वो मेल में रहेगा, जो फीमेल में आएगा वो फीमेल कैटेगरी में रहेगा। आप दोनों में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो दोनों में आ जाए। तो अगर ऐसा है तो इंडिफरेंट है बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर हम क्लासिफिकेशन करने के बाद दोनों क्लास को मिला दें, मेल फीमेल को दोबारा से मिला दें, तो हमारा क्या बन जाएगा,
दोबारा से पूरी की पूरी पॉपुलेशन। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। मतलब अगर आपने 100 लोगों को क्लासेस में बांटा तो पहला शर्त तो ये है कि 100 के 100 लोग एक ही क्लास में हो सकते हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जो उनमें से किसी दूसरी क्लास में भी आ जाए। जैसे अगर हम रिलीजन के आधार पर बांट रहे हैं कि 1 2 3 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो या तो कोई हिंदू होगा या मुस्लिम होगा या सिख होगा या ईसाई होगा। पहली बात तो वो कैसे होंगे क्लासेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर हम सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को मिला दें, आपस में दोबारा जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन चारों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास 100 लोग थे वो 98 रह जाए। ओके, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव कैटेगरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कैटेगरी। नॉमिनल मेजरमेंट स्केल तक। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, और अगर नहीं समझ में आता है तो हम दोबारा भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगला वाला टॉपिक